तो ये है हमारा सीबीएसई का पेपर जो 11th मार्च को, सीबीएसई का मैथ्स पेपर 11th मार्च को जो हुआ था। और ये मेरे पास जो सेट है उसका नंबर है 1434 3। इसके सॉल्यूशंस मैंने पोस्ट किए थे, तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई है टू पोस्ट सॉल्यूशंस जिसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है क्वेश्चंस में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था बिकॉज आई हैड पेपर पीपल स्टूडेंट सेइंग कि इसका आंसर शायद मैंने गलत मार्क किया है, तो आई एक्सप्लेन। इसमें लिखा हुआ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो एक स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब। ठीक है, तो जब ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इट हैज टू इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन इट, है ना। तो देखो ये मैंने स्क्वायर इसके अंदर ऐसे ड्रॉ किया है। तो इस केस में क्या होता है, जब आप एक स्क्वायर को सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करते हो तो सर्कल की जो डायामीटर है वो इस स्क्वायर का डायगोनल हो जाते हैं। तो हमें सर्कल की रेडियस दी हुई है 5√2, तो डायामीटर ऑफ द सर्कल हो गई 5√2 इंटू 2, जो कि हो गया 10√2। और अगर स्क्वायर की साइड को मैं x और x लेती हूँ और ये 10√2 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो x² + x² इज इक्वल टू 10√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 2x² इज इक्वल टू 200, और x² जो कि आया मेरे पास 100, और यही तो एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर हुआ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार करवाया था। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो इन दोनों में डिफरेंस को समझना था। यहाँ पर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल था, तो इसके हिसाब से ये आंसर जो है वो 100 आएगा। हमारा बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। मैंने ना अपने सॉल्यूशंस में इसका एक प्रोबेबल सॉल्यूशन डाला था, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट एज टैन थीटा प्लस कॉस थीटा, कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो मेथड यूज किया है वो है क्वेश्चन नंबर 31, अब मैं कर रही हूँ। तो मैंने जो मेथड किया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे ही मुझे आइडेंटिटी पता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की, वो है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं स्क्वायर रूट में क्या करती हूँ, ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट में किया, तो ये है 1 + टैन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार करवाया है, अगर आप मेरी क्लास की वीडियोस को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। और लास्ट के डेज में ना, मतलब रिविजन टाइम में पोस्ट दिसंबर, मैंने इन वीडियोस को बहुत बार, मतलब सारी प्रैक्टिस सेशंस को ना रिकॉर्ड करके पोस्ट भी किया है। सो यू कैन सी ये क्वेश्चंस क्लास में मैंने बहुत बार करवाए हैं। मैंने इस तरह से इसको यूज कर लिया। अब मुझे पता है टैन और कॉट ना आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर मैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करती हूँ ना, तो ये 1 होता है। अब अगर एक क्वेश्चन देखो हमारा 3 मार्क्स में आया है, तो मुझे इसके स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले तो आइडेंटिटी लिखी अपनी कि मैं ये यूज करूंगी, और फिर मैं यहाँ पर ना इस नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज आई नीड टू शो। और मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि मेरा मार्क्स ना एग्जामिनर कुछ भी कट करे, कुछ भी इमेजिनेशन पर या उनकी अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ू। आई रिटन एवरीथिंग। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगी, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। देखो नंबर कटे ना कटे मुझे नहीं पता, लेकिन यू नेवर नो हु द पेपर चेकर इज, तो पेपर चेकिंग करने पे डिपेंड करता है। इसका स्क्वायर रूट किया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया, जो मैंने मेथड शॉर्ट में यहाँ पोस्ट किया था। ठीक है, अब आते हैं जो आपने मुझे मेथड किसी एक दो बच्चों ने सजेस्ट किया कि ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल सही है, वैसे भी करना चाहिए प्रोवाइडेड आपने सारे फॉर्मूला सही निकाले। सीकेंट स्क्वायर को मैंने लिखा 1/cos² थीटा, कोसीकेंट को लिखा 1/sin² थीटा, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद इसको अगर हम आगे बढ़कर करते हैं, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगी, तो यह आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये सारा स्क्वायर रूट में, और उसके बाद नीचे आ जाएगा sin² cos² थीटा। और अब मुझे यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लिखनी है। देखो आइडेंटिटीज को लिखना ये मिस मत करना, क्योंकि इनके प्रॉपर मार्क्स होते हैं एंड द एग्जामिनर हैज फुल राइट टू कट योर मार्क्स। तो यहाँ पे ये जो sin² + cos² थीटा की आइडेंटिटी है उसको मैंने 1 लिखा, नीचे है sin² थीटा cos² थीटा, बड़े आराम से लिखना है, जल्दी नहीं करनी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेप्स भी मिस नहीं करनी। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा cos थीटा। अब हाँ फिर से, क्योंकि अब मेरा जो राइट हैंड साइड है ना वो कुछ और दिया हुआ है, देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को भी ना अलग से लूंगी।
बस यहाँ पर जो मैंने मेथड किया था उसमें राइट हैंड साइड को आपको अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ता, लेकिन जो आप ये मेथड साइन और कॉस का सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आपने किसी भी मेथड से किया हो, चाहे आपने टैन और सीकेंट और कोसीकेंट की आइडेंटिटी लगाई हो, या आपने साइन और कॉस में चेंज करके किया हो, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड आपने कहीं भी कोई लूप होल, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, आइडेंटिटी ठीक से नहीं लिखी, ऐसा सब कुछ नहीं किया, कहीं स्क्वायर रूट साइन नहीं लगाया। जैसे यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर रूट साइन को ओमिट कर दूं तो ऐसे नंबर तो कटेंगे ना, लेकिन यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई तो दोबारा नहीं लिखूंगी, यहाँ 1 लिखा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको फिर एंड में लिखना होता है, यहाँ से आपने ये लेफ्ट राइट हैंड साइड निकाला, और ये देखो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला हुआ था ये, है ना। तो मैं अब क्या लिखूंगी, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 31। अगर कोई डाउट्स है, कुछ भी है, तो रिजॉल्व हो जाता है। दोनों ही मेथड सही है, अगर आपने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए हैं, फॉर्मूला लिखा है, तो कोई नंबर नहीं कटने वाले, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। अच्छा, अब मेरे पास ना एक रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि 32nd क्वेश्चन को ना स्टेप डेविएशन मेथड से करवाओ, तो बिल्कुल। तो मैं इसकी डेली अलाउंस को लिख लेती हूँ 22 25। आपने इसको प्रॉपर टेबल बनाना होता है, हेडिंग्स देनी होती हैं, और क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो प्रॉपरली लिखना है ताकि हमारे स्टेप्स में गलती ना हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, थोड़ा स्टेप्स का ध्यान हमें रखना होगा। तो मैंने ये सारा टेबल कॉपी किया, दिस इज हाउ आई एम गोइंग ट्राई अटेम्प्ट इन माय पेपर, है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर डेली अलाउंस भी लिखना होता है, डेली अलाउंस जो भी लिखा हुआ है इन रुपीस, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो और मेरे पास ये पूरा जब डेटा आ जाएगा तो मैं ठीक से एक तो कॉपी करूंगी, होपफुली कोई गलती नहीं की है हमने नंबर्स को कॉपी करने में, ठीक है ना। अब मुझे मीन, इसमें मुझे मीन दिया हुआ 36.10, तो मीन कहा गया है, इट्स 36.10, बिल्कुल ठीक है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पर पहले तो मेरा काम होता है कि आई फाइंड एक्स आई, तो मैं पहले एक्स आई निकाल लेती हूँ। तो इसका मुझे पता है 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52। नाउ आई सी मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है, ये एफ आई है अपने पास। तो मैंने पहले तो एज्यूम मीन ले लिया, एज्यूम मीन मैंने लिया है 37.5। तो मैंने कहा था जब भी एज्यूम मीन लेते हैं ना, तो आपने इसे मेंशन किया होता है, और वैसे अंडरलाइन भी कर लेती हूँ सो दैट इट इज हाईलाइटेड इन माय स्टोरी। तो इन माय क्वेश्चन तो मैं अब डी आई कर लेती हूँ, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन 37.5। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो जीरो आता है, यहाँ -5, -10, -15, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 10, 15। अब क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो मैं डायरेक्टली यूआई नहीं निकालूंगी, मैं इसी तरह से करूंगी। एंड आई लेट से एच, लेट एच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कॉमन क्लास हाइट है मेरे पास 5 है, तो अब मैं निकालूंगी यूआई इज इक्वल टू डी आई बाई एच। यहाँ पे सी भी यूज कर सकते हैं, अगर बुक में आपको दिया होता है सी, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सी भी यूज कर लेते हैं। तो दिस इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने कहा ना 5 मार्क्स का, तो प्रॉपरली इसमें बनाओ चैनल्स। और यहाँ पर ना इट वुड अगेन मेक सेंस कि अगर मैं इसको ना, मतलब प्रेजेंटेशन होती है पेपर में, जिसकी नीटनेस के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। नीटनेस मतलब इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द वन हु इज चेकिंग द पेपर। तो मैंने इसको ऐसे प्रॉपरली डिविजन्स भी कर दिया। अब मेरा जो फाइनल कॉलम है वो है एफ आई यू आई। तो मैंने इस कॉलम को और इसको मल्टीप्लाई कर, तो मेरे पास आ जाएगा -21, -12, -9, 0, एफ, और 10, और ये 12। अब मुझे लिखना है यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, और एक मुझे कॉलम बनाना है सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ आई 13, 22, 35, 35 और 9 हो गया 44 प्लस एफ। तो आपने प्रॉपरली इसे लिखना है। अब जब इसको मैं ऐड करती हूँ तो आई कैन सी, ये पेपर में लिखना नहीं होता है, बट मुझे पता है ये 12 और ये 12 आपस में कैंसिल हो गए। -21 और -9 कितने हो गए, -30। उसमें +10 किया तो कितना हो गया, -20। तो यहाँ पे आ जाएगा -20 प्लस एफ, ठीक है ना। तो अब प्रॉपरली मुझे पहले अपना फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगी एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच,
ठीक है, तो ये स्टेप डेविएशन वाला मेथड है जिसमें हमने ए को लिया था 37.5, एफ आई यू आई देखो -20 प्लस एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, हाइट कितनी है 5। ये आपका आंसर जो है दिस इज कम ट्रू फॉर एवरी assumed मीन। मैंने 37.5 लिया क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू है। अगर आप कोई भी और वैल्यू लेते हो और कैलकुलेशंस को बिल्कुल सही रखते हो तो आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो मेरा आंसर 37.5 से आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर 36.10 माइनस 37.5, यहाँ से -20 प्लस एफ अपॉन 44 प्लस 5 प्लस एफ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। तो अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो 37 देखो आराम से मतलब यहाँ पर इफ आई जस्ट से कैलकुलेशंस में कभी भी गलती मत करो, 1.4 माइनस के साथ, राइट, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा -100 प्लस 5। अब अगर आपने 44 और 14 को मल्टीप्लाई किया है तो 616 आ गया ना, और एक पॉइंट लगा है तो ये आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा -61.6 माइनस 1.4 एफ इज इक्वल टू -100 प्लस 5। अब इस 100 को यहाँ ले जाएंगे, या मुझे क्योंकि कोशिश होती है कि मेरे f जो है वो पॉजिटिव में आए, जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव में आ जाए, तो -61.6 प्लस 100 5f प्लस 1.4f। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 100 में से 61.6 को निकालना है तो यहाँ से माइनस करना है, तो ये 4 हो गया, ये 9 आ गया तो 8, और ये 9 आ गया तो 3, 38.4 आ गया ना, प्लस में 38.4, और यहाँ बन जाता है 6.4f। तो f की वैल्यू क्या हो जाती है 38.45, 6.4। अब आपकी कैलकुलेशंस में आपको पता है 64, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो ना, 6 4 24 2 36 38, तो यहाँ एक पॉइंट खत्म, और ये 6, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मेरे आंसर में आई 6। एंड मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी हेंस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पर फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिखूंगी। देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, therefore the missing frequency f। नहीं भी लिखा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम था आपने लिखा है तो it gives a very good impression on the one who's taking the paper is equal to 6 and that is your answer। और ये आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। रिक्वेस्ट थी, जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 35 की। ठीक है, अब इसमें पहले तो मुझे फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना है, फिगर को एक्सप्लेन करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ध्यान रखने वाली बात है, आपके तीनों सेट्स में ना, 2 सेट्स में आई थिंक एंगल ऑफ डिप्रेशन ही दिया हुआ है। बहुत अच्छे से मैंने बच्चों को कहा रखा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब दिया जाता है तो आपको उसे प्रॉपरली शो करना होता है, ठीक है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम फ्रॉम, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ना, ये फ्रॉम बना है मल्टी स्टोरी। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी है, हमारी जो बिल्डिंग दी हुई है 8 मीटर वाली वो छोटी है हाइट में। तो यहां से देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपने लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, यहां से फ्रॉम द मल्टी स्टोरी, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टॉप एंड बॉटम, तो ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है। तो मेरे पास ए बी और ये सी डी, तो मैंने लिखा ए बी इज द 8 मीटर हाई बिल्डिंग, आपको अपनी फिगर को पूरा एक्सप्लेन करना होता है। सी डी इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा सीई, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक दिया हुआ है, छोटे वाला हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको आपने मार्क करना है 45 डिग्री, और ये भी हो गया 45 डिग्री। तो मैंने लिख दिया एंगल, इस पॉइंट को मैं एफ ले लेती हूँ, एफ सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए। एक साथ एक्सप्लेन नहीं करना होता, मैं तो नहीं करती थी पेपर्स में अपने, और मैंने कहा भी नहीं है, बस आपने बता दिया कि मैंने ये एंगल्स है और ये प्रॉपर्ली एंगल्स हमने लिखे। और हाँ एक चीज और, दैट आई हैव टू मेक दिस लाइन, आई थिंक इसको थोड़ा सा अगर हम डॉटेड में बना लेना तो और अच्छा हो जाता है, बस दैट्स इट, ठीक है ना, इसको डॉटेड में बना लेंगे।
तो एंगल FCA इज इक्वल टू एंगल CAE इज 30 डिग्री। और उसके बाद मेरे पास है FCB, एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल CBD, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हो गए। अब मुझे पता है AB की हाइट है 8 मीटर्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगी AB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 8 मीटर्स, है ना। और आपने CD को लिखा है H मीटर्स। देखो एक चीज मैं हमेशा अपने क्लास वाले बच्चों को मैंने सिखाई है हमेशा, कि जब भी आपने देखो ना उसने हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कहा, तो मैं हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग CD को ही अपना वेरिएबल सपोज करूँ, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि बाद में जो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैंने आंसर निकाला मेरा डायरेक्टली हाइट ऑफ बिल्डिंग में आया, तो मैंने CD को H मीटर लिया है, लेट कर लो। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर CE इज इक्वल टू H माइनस 8 मीटर्स। तो ये मेरे पास H माइनस 8 मीटर्स आ गए, ठीक है। और फिर मुझे कहा है BD, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स विच इज BD इज इक्वल टू, प्रॉपर्ली लिखे ना, वहां पे कटिंग नहीं करनी होती है, BD इज इक्वल टू X मीटर्स, ठीक है। तो ये हमने पूरे अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लिया, जो भी इस इंफॉर्मेशन को था मैंने उसको प्रॉपरली अपने फिगर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं उनको हमने ले लिया। एक मैं लूंगी इन ट्रायंगल CAE ट्रायंगल में आई राइट CA अपॉन AE एज tan 30 डिग्री। CE को लिखा है H माइनस 8, AE को लिया है X, है ना। यहाँ पे सीधी जब आपने X लिया तो ये भी X हो गया, दिस इज ऑल्सो X मीटर्स। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 H माइनस 8 इज इक्वल टू X। और ऐसे ही हमने दूसरा ट्रायंगल लिया BDC। ये सबसे आसान ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें मैंने जब रेशियो फॉर्म की ना tan 45 दिया, मतलब tan 45 वाला जब होता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है tan 45 1 है, आपकी साइड्स इक्वल हो जाती है ना। तो CD इज इक्वल टू BD, तो मेरे पास H और X सेम आ गए। पहले मैं हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालू, H की जगह मैं X को कर दूं, इसको आप 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स किए हुए हैं। तो मेरे पास आएगा √3 H माइनस 8 इज इक्वल टू H, √3 H माइनस 8 √3 इज इक्वल टू H, है ना। और बहुत सारी चीजें इसके लास्ट में मैं बताऊंगी जब मैंने इसको सॉल्व किया। √3 H माइनस H इज इक्वल टू 8 √3 माइनस 1 H हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 8 √3। फिर मेरे पास आ गया H की वैल्यू 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब बाकी दो सेट देखे ना, उनमें जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में थे ना, उनमें √3 की वैल्यू दी थी, एक में 1.73, एक में 1.732। तीनों में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डिफरेंट आया, तीनों सेट्स में, है ना, जो आपके पास सीरीज है। तो यहाँ पर नहीं दी हुई, तो यहाँ पर मुझे √3 को पुट नहीं करना है। लेकिन अगर रैशनलाइज नहीं किया है ना, और बुक में किया जाता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ना ये सेम क्वेश्चन में रैशनलाइज किया हुआ है, तो उसका आधा नंबर या 1 नंबर जो सीबीएसई ने अपनी मार्कशीट मार्किंग स्कीम मिलती है उसमें स्पेसिफाई किया होगा, तो वो मिल सकता है। तो अगर आपने पूरा इसको सही लिखा है, यूनिट्स ठीक लिखे हैं, तो आई वुड से आपके मार्क्स आधा नंबर हो सकता है, कंसिडरेशन में एग्जामिनर आधा नंबर काटे कि रैशनलाइज नहीं किया, लेकिन कभी कभी 1 नंबर भी काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8 √3 प्लस 1, नीचे मेरा बन गया क्योंकि हमने रैशनलाइजेशन 9th में की हुई है, 3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 2 आ गया, यहाँ से ये 4 है ना। तो ये आ जाएगा 4 √3 इंटू √3 प्लस 1, मीटर साथ में लगा देना। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, या आप लिखते हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये लिखना बहुत जरूरी होता है अपने क्वेश्चन में ना, लास्ट में ये आंसर जरूर लिखा करो, इज इक्वल टू H इज इक्वल टू। अब ना इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 12 प्लस 4 √3 मीटर्स, या इस तरह से भी छोड़ दोगे ना तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज एक अच्छा सा नंबर लिखने को मिलता है, 12 plus 4 √3, and also distance between two buildings is equal to X is equal to 12 plus 4 √3 मीटर, क्योंकि हम कह चुके हैं H is equal to X, तो अगर H ये है तो X भी इसी के इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता आंसर, इसे हम मार्क करते। और अगर रैशनलाइजेशन नहीं किया तो -½ या
1 -1 हो सकता है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा तो नहीं कटने चाहिए मार्क्स। कोई ऐसा नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है, कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है। आपने अगर इधर इस फॉर्म में लिखा है या फिर आपने इस फॉर्म में लिखा है, दोनों ही सही होगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स मेंशन करने लास्ट में जरूरी होते हैं। ये नहीं कि आपने हाइट लिखी और अगर आपने हाइट को प्लस नहीं किया है 8, तो प्लीज आई थिंक 2 नंबर तो आराम से 2 या 2.5 नंबर 2 और 2.5 नंबर तो कट जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से ये आंसर है। होपफुली ये आंसर आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन इस पेपर में या किसी और पेपर में डिस्कस करना है या उसके आंसर्स चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, कमेंट्स में शेयर कर दो, मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी। और अगर किसी और भी क्वेश्चन में इसके अलावा एनी हेल्प यू नीड इन एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, तो डू लेट मी नो इन द एनी ऑफ द कमेंट्स, और मैं वो भी हेल्प कर दूंगी, जल्दी से वीडियो पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।